हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो लग रहा है देखने से कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा ढंग से चल रहा है फिजिक्स का। ठीक है, अच्छा है। फिजिक्स का नोट्स आप लोग तैयार करते जाइए इस चैनल के तहत और अच्छा ढंग से फिजिक्स को पढ़िए। तो हम लोग पिछले क्लास में जो है मेजरमेंट्स ही चल रहा है। मेजरमेंट्स में हम लोग डायमेंशंस पढ़े थे, डायमेंशंस, और डायमेंशंस में हम लोग 11 डायमेंशन के बारे में चर्चा किए थे। तो 11 डायमेंशन के बारे में हम लोग बोले थे कि इसी के आधार पर 11th में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर था। इसके अलावा 6 और बताए थे। तो 6 और 5 11 डायमेंशन का चर्चा बोले थे, और इसी के आधार पर बोले थे कि 11th में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आज फिर हम ये डायमेंशंस को आगे बढ़ाते हैं और इसमें फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो माय नेम इज़ एम के सिंह, और ये एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट्स यूनिट 2 चल रहा है आप लोग को। इसी में डायमेंशंस हम लोग देखे थे, है ना। डायमेंशंस हम लोग देखे थे मेजरमेंट्स में ही। मेजरमेंट्स चल रहा है, मेजरमेंट्स में ही डायमेंशंस हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग 11 डायमेंशन देखे थे। बोले थे कि 11 पर जोड़ देना है और इसी के आधार पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन 11th में लिख सकते हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले ये चीज़ कुछ नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि आर्क, रेडियस, लेंथ, डिस्टेंस, है ना, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, आर्क, रेडियस, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब का डायमेंशन एल ही होता है। ये सब का डायमेंशन एल ही होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी अगर है तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 2 होता है, एल टी माइनस 1 होता है, एल टी पर पावर माइनस 1, एल टी पर पावर माइनस 1 होता है, एल टी पर पावर माइनस 1 होता है ना, डायमेंशन एल टी पर पावर माइनस 1 वेलोसिटी का। तो जितना भी वेलोसिटी है वो सबका डायमेंशन यही होगा। वेलोसिटी जितना होगा, जैसे मान लिया जाए एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी का भी डायमेंशन आपको एल टी पर पावर माइनस 1 ही होगा। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये सब पढ़ना है हम लोग को, आगे पढ़ेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी का डायमेंशन भी एल टी पर पावर माइनस 1 ही होगा। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, एस्केप हो गया। उसके रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का डायमेंशन भी वही होता है, एल टी पर पावर माइनस 1 ही होगा। रिलेटिव पर भी एल टी पर पावर माइनस 1, एल और टी पर पावर माइनस 1। ठीक है, उसके लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि एस्केप वेलोसिटी सबका हो गया, लेकिन एक आता है आपको एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन इतना नहीं होता है, इसमें भी वेलोसिटी लगा हुआ है। तो आप लोग वेलोसिटी मानकर कहीं इसका भी डायमेंशन इतना मत लिखिएगा, चूंकि इसका ये नहीं होता है। चूंकि एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगल बाई टाइम, एंगल बाई टाइम, शॉर्ट में लिखिए थीटा बाई टी होता है, और थीटा बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, और आर्क भी एल और रेडियस भी एल, आर्क भी एल और रेडियस भी एल। तो एल बाई एल तो ये डायमेंशन लेस हो जाता है। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस, कट गया, डायमेंशन लेस हो गया। तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई टी आ जाएगा। ये तो डायमेंशन लेस हो गया, तो इस टी बचा सिर्फ, तो 1 बाई टी, इट मीन्स टी माइनस 1 हो गया। तो ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस बटा टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा टी माइनस 1। तो ये एक्सेप्शनल है कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन टी माइनस 1 होता है, एक्सेप्शनल में आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का, समझ नहीं। तो और सब वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 ही होगा, और ये सब का एल। उसके बाद थर्ड में आ जाइए, एक्सेलरेशन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस 2 होता है, ये तो जानते हैं आप।
तो उसी तरह से जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT पर पावर -2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पावर है -2 अगर हम पढ़ते हैं तो -2 मत समझिएगा, पावर -2 है, बात समझे कि नहीं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन जो होता है इसका भी LT पर पावर L और T पर पावर -2, हम ऐसे पढ़ देते हैं LT -2, लेकिन इसका LT पर पावर -2 है, LT पर पावर -2 है, समझ गए, T पर पावर -2 है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो गया। लेकिन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आता है तो एक्सेप्शनल आ जाता है, उसका इतना मत लिख दीजिएगा आप, ये गलत हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर ω/T होता है, तो ओमेगा का T-1 बाई टी, तो ऊपर पावर जाएगा तो T-2 हो जाता है, T पर पावर -2 हो जाता है, T पर पावर -2, T पर पावर -1/T। तो ये समझ गए। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपको याद रखना होगा। तो सभी वेलोसिटी का एक समान डायमेंशन है, लेकिन एक वेलोसिटी बदल गया जिसका डायमेंशन, ये एक्सेलरेशन का समान है लेकिन एक एक्सेलरेशन बदल गया जिसका डायमेंशन T-2 हो जाता है। ठीक है, समझ गए। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। चलिए जल्दी से मिटाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। अब देखिए, अब इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो है डायमेंशनल फार्मूला। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला समझ जाइए कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के पावर के रूप में लिख देते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के पावर के रूप में लिख देते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। तो लिख लीजिए कि व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी physical quantity is retained in the form of the powers of fundamental quantities, then fundamental quantities, then it is called dimensional formula of that physical quantity, है ना। तो व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटेन, इन द फॉर्म ऑफ द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन इट इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट, समझ गए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के रूप में जब फिजिकल क्वांटिटी को लिख देते हैं ऐसे समझिए तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। जैसे हम लोग बहुत इधर देखे हैं, पीछे जितना क्लास में देखे हैं सब डायमेंशनल फार्मूला है। जैसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी कितना लिखे थे हम लोग पिछले क्लास में, LT-1, ये डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन LT-2, ये डायमेंशनल फार्मूला है। एक्सेलरेशन LT-2, तो ये सब डायमेंशनल फार्मूला है। इसको डायमेंशनल फार्मूला, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के रूप में लिख रहे हैं तो डायमेंशनल फार्मूला। तो जितना भी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं सब डायमेंशनल फार्मूला पर है। वर्क, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, मास, टाइम, है ना, ये सब क्या पर है, डायमेंशनल फार्मूला पर है। तो डायमेंशनल फार्मूला देख लिए कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के रूप में लिखते हैं, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के रूप में लिखते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है, जो ऐसे हम लिख सकते हैं। और बहुत सारा है जो पीछे लिखे हैं, सब डायमेंशनल फार्मूला है, समझ गए। उसके बाद है डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखिए डायमेंशनल इक्वेशन भी कोई विशेष नहीं है। डायमेंशनल इक्वेशन है ना, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी इन डायमेंशनल फार्मूला, फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनल फार्मूला, देख लिए, इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला
ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए डायमेंशनल इक्वेशन देख लीजिए, डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या आएगा, तो डायमेंशनल इक्वेशन जब फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देते हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाता है। जब फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देते हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाता है ना। तो लिखेंगे कि एन इक्वेशन obtained by equating physical quantity, बहुत लैंग्वेज हो गया, फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। इसी को डायमेंशनल इक्वेशन जब इक्वेट कर देते हैं, जैसे फोर्स लिखते हैं तो फोर्स बराबर mlt-2, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। जैसे वर्क लिखते हैं तो वर्क बराबर ml स्क्वायर t-2, ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। जैसे पावर लिखते हैं तो पावर बराबर ml स्क्वायर t-3, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन इक्वेट कर दिए तो डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, वर्क एंड पावर। डायमेंशनल फोर्स, वर्क एंड, ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, वर्क एंड पावर, है ना। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, वर्क एंड पावर लिख लिए। तो जैसे ही इक्वेट कर देंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगा। जैसे वेलोसिटी था, वेलोसिटी बराबर lt-2 लिख देंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन बराबर lt-2 लिख देंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इक्वेट कर देंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाता है। इक्वेट नहीं करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला होगा। इक्वेट कर देंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेट नहीं करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला, इक्वेट कर देंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेट नहीं करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला। समझ गए। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फार्मूला पावर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। समझ गए। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देते हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाता है, जो आप लोग समझ गए, शायद आप जोर नहीं देना है इस पर। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, वर्क एंड पावर। ठीक है, मिटा दें, लिख लिए। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है इसमें हम लोग को क्या देखना है, एक चीज समझ जाइएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी नोट कर लीजिएगा कि हम स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज कर रहे हैं, ऐसे हम लोग ब्रैकेट जो यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये राउंड जो कर रहे हैं हम लोग, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लोग राउंड कर रहे हैं, इसको कहते हैं द डायमेंशंस ऑफ, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी है ना, द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर जो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं वो है डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी को, जैसे कि इसका ये पर्टिकुलर डायमेंशन इसका होगा, ये इसका होगा, इसका होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट यही यूज करता है। द डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज हो रहा है वह द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे यही समझिएगा किसी क्वांटिटी के पर्टिकुलर क्वांटिटी के डायमेंशंस को है, द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, मिटा दें। उसके बाद हम लोग जो इसमें देखेंगे, हम लोग को देखना है, को जो देखना है, अब हम लोग देख रहे हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन बहुत सारा एप्लीकेशन है इसमें, लेकिन इसमें शुरू करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ
एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, है ना। तो देख लिए, टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलेंगे, इट मीन्स एमकेएस से सीजीएस में कैसे जाएंगे, सीजीएस से एमकेएस में कैसे जाएंगे, सीजीएस से एसआई में कैसे, सीजीएस से एसआई में कैसे जाएंगे, सीजीएस से एफपीएस में कैसे जाएंगे, एसआई से एफपीएस में कैसे जाएंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वही इसमें देखना है कि टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई क्यू है तो ये क्यू फिजिकल क्वांटिटी को एन से हम लोग एन के रूप में लिखते हैं, जहाँ एन है द न्यूमेरिकल वैल्यू है। थोड़ा सा इसको रिकैप कर लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू है और द यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि एन यू बराबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एन यू बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एन यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब नाउ इफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू का डायमेंशनल फार्मूला अगर m1a L1b और T1c लेते हैं, क्यू का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा m1a L1b और T1c लेते हैं, है ना। डायमेंशनल फार्मूला ले लिए इसका। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला है, तो अगर टू सिस्टम में अगर इसको डिराइव करते हैं, टू सिस्टम में अगर ले जाते हैं, तो टू सिस्टम के लिए इसको क्या लिखेंगे, टू सिस्टम में जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिर्फ m लिखिए। तो दो सिस्टम में जाएंगे तो m1 पर पावर a, L1 पर पावर b और T1 पर पावर c। फिर सेकेंड सिस्टम में जाएंगे तो m2 पर पावर a, L2 पर पावर b और T2 पर पावर c। तो ये टू सिस्टम के लिए, ये हो गया आपको टू सिस्टम के लिए, टू सिस्टम के लिए, है ना। टू सिस्टम्स में अगर हम लोग जाते हैं, टू सिस्टम्स में अगर जाते हैं तो टू सिस्टम्स के लिए m1 पर पावर a, L1 पर पावर b, T1 पर पावर c, m2 पर पावर a, L2 पर पावर b, T2 पर पावर c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वेयर, अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, टू सिस्टम में जाएंगे, शॉर्ट में इसको ले रहे हैं टू सिस्टम में, तो वेयर m1 m2, अब पहले इसको लिख लीजिए नाउ। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, n1u1 बराबर हो जाएगा n2u2, n1u1 बराबर क्या हो जाएगा, n2u2 हो जाएगा। यहाँ वेयर n1 and n2 are the numerical value in two सिस्टम्स, है ना। दो सिस्टम्स में न्यूमेरिकल वैल्यू है, टू सिस्टम्स में न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। टू सिस्टम्स में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और u1 and u2 आर द यूनिट इन टू सिस्टम्स। ये टू सिस्टम्स में यूनिट है, आर द यूनिट इन टू सिस्टम। ये यूनिट्स है टू सिस्टम में, क्या है, आर द यूनिट्स इन टू सिस्टम, और आर द न्यूमेरिकल वैल्यू इन टू सिस्टम, आर द यूनिट इन टू सिस्टम और न्यूमेरिकल वैल्यू इन टू सिस्टम हो गया, है ना। तो u1 and u2 आर द यूनिट इन टू सिस्टम्स में, दो सिस्टम में यूनिट है ना। n1 and n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यू इन टू सिस्टम में है, टू सिस्टम्स में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, इसको इसमें पुट कर देते हैं, तब क्या आ जाएगा, देखिए n1 और u1 कितना आया, u1 आपको आ गया m1 पर a, L1 पर b, T1 पर c, इसकल टू n2 कितना आ गया, n2 आ गया m2 पर a, L2 पर b और T2 पर c, ठीक है, ये आ गया। इसको पुट कर सकते हैं हम। तो n2 बराबर कितना हो गया, n2 बराबर हो गया n1, m1 पर a, L1 पर b, T1 पर c, डिवाइड
M2 पर A, L2 पर B और T2 पर C, इसको डिवाइड कर दिए, है ना। तो ये देख लिए कि यहाँ N1 क्या है, N1 एंड N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यू इन टू सिस्टम, और U1 एंड U2 आर द यूनिट इन टू सिस्टम्स में यूनिट ले लिए, टू सिस्टम्स में यूनिट ले लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिए, है ना। तो अब देखिए, अब इसको फिर हम लोग आगे ले जाएंगे तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, N1, तो M1 बाई M2 पर पावर A, L1 बाई L2 पर पावर B और T1 बाई T2 पर पावर C, ये आ गया। तो ये फार्मूला आ गया वेयर, अब देखिए वेयर M1, L1 एंड T1, ये क्या है, M1, L1 एंड T1 क्या है, M1, L1 एंड T1 क्या है, तो ये है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन टू सिस्टम्स में है ना। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास टाइम इन टू सिस्टम्स में आ गया, दो सिस्टम्स में ले लिए, है ना, इन द टू सिस्टम्स, है ना, इन द टू सिस्टम्स में ले लिए, है ना। और ये M2, L2 एंड T2 क्या है, तो ये भी आ गया आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम इन टू सिस्टम्स। इसमें फर्स्ट सिस्टम ले लीजिए, इन द फर्स्ट सिस्टम कर दीजिए, इन द फर्स्ट सिस्टम इसको कर दीजिए, फर्स्ट सिस्टम में इसको ले लिए, इन द फर्स्ट सिस्टम, एंड ये हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ units of mass length and time in second system, in the second system, तो सेकेंड सिस्टम में हो गया द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन सेकेंड सिस्टम एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम हो गया। तो एक फार्मूला हमारा ये निकल गया, ये फार्मूला हमारे पास आया, इसी फार्मूला के बेस पर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो मेन कन्वर्सन है, और ये फार्मूला कोई डिराइव करने के लिए नहीं आता है हमको, हम ऐसे ही बता दिए कि फार्मूला कैसे आया। मेन ये फार्मूला डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, कोई डिराइव करने के लिए नहीं आता है, बात समझे ना। इस फार्मूला का डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल को अर्ग में बदलना है। अब इस पर क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इस पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आएगा, लेकिन शुरुआत एक फर्स्ट क्वेश्चन से कहते हैं कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल को हम लोग को अर्ग में बदलना है। 1 जूल को क्या चीज़ में बदलना है, अर्ग में। तो सबसे पहले बनाने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको देखना है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखना है कि जूल किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जूल होता है। तो जूल किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है। अब देखना है कि जूल किस सिस्टम में है, तो जूल है आपको MKS में, और अर्ग किस सिस्टम में है, तो CGS में है। तो हमको MKS से CGS जाना है, चूंकि कह रहा है कि 1 जूल इंटू अर्ग, जूल को अर्ग में बदले, तो MKS से CGS जाना है। और जूल जो है वर्क का MKS यूनिट है, MKS यूनिट जो है MKS सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल है, और हमको MKS सिस्टम से CGS यूनिट में जाना है, चूंकि जूल को अर्ग में बदलना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क लिखेंगे। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml²t-2, ml²t-2। ध्यान दीजिए, ml²t-2 होता है वर्क का, पिछले क्लास में बताए हुए हैं, पूरा 11 डायमेंशन, उसी के बेस पर 11th में किसी का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ फार्मूला हमारे पास यही है, इसी फार्मूला के द्वारा बदलना है। तो इस फार्मूला में जो फिजिकल क्वांटिटी क्यू लिए हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला लिए थे m पर पावर a, l पर पावर b और t पर पावर c जो लिखे हैं। तो इसको ऐसे कर दीजिए समझने के लिए, m पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर c। अब पावर को इक्वेट कर दीजिए, ये दोनों के पावर को। यहाँ m पर पावर a है और m पर पावर क्या है, 1 है। यहाँ m का पावर a है, यहाँ m का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर 1। यहाँ l का पावर b है, यहाँ l का पावर कुछ नहीं है तो l का पावर क्या है, 2 है, तो b बराबर 2। यहाँ t का पावर c है, -2 है, इक्वेट कर दिए तो c बराबर -2 आ गया। अब देखिए, अब जाना है MKS2 CGS, MKS2 CGS, एक समझ जाइएगा तो सब बन जाएगा। अब MKS से CGS जाना, तो MKS में मास का SI मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। MKS में लेंथ का क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकेंड। और CGS में मास का यूनिट होता है ग्राम, तो 1 ग्राम। लेंथ का होता है M2, लेंथ का होता है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, और T2 सेकंड, तो दोनों में बराबर ही होता है। अब सेकंड हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस फार्मूला पर बैठा देना है। और N1 दिया हुआ है, इसमें N1 दिया हुआ है आपको 1 जूल, 1 दिया हुआ है ना। N1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। N1 का वैल्यू 1 गिवन है, तब N2 निकालिए, तो N2 बराबर N1 M1 बाई M2 A, L1 बाई L2 B और T1 बाई T2 C। अब देखिए, तो N2 बराबर N1 कितना है, 1, M1 कितना है, 1 kg, M2 कितना है देख कर लिखिए, 1 ग्राम, A कितना है, 1, L1 कितना है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, M2 L2, और B कितना है, 2, और T1 कितना है, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड -2, C कितना है, -2। अब देखिए, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, N2 बराबर 1, और केजी से केजी गया, 1 केजी में कितना ग्राम, चूंकि MKS से CGS जाना है तो केजी को ग्राम में बदलेंगे, तो 1 केजी में 10⁻³ ग्राम, जो पिछले मेजरमेंट ऑफ मास में लिखा चुके हैं। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जो मेजरमेंट ऑफ मास में लिखा चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में लिखा चुके हैं कि 10⁻² cm बटा 1 cm पावर 2, और 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड पावर -2। अब देखिए, अब इसमें N2 बराबर 1, ग्राम से ग्राम जाएगा तो 10⁻³ बचेगा, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है चूँकि, और 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, तो N2 बराबर हो गया 10⁻³ और स्क्वायर में स्क्वायर से तो 10⁻⁴, तो N2 बराबर हो गया 10⁻�7 अर्ग हो गया। तो इसलिए 1 जूल बराबर हो जाएगा आपको 10⁻7 अर्ग। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। तो देख लिए 10⁻7 आ गया, तो 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, तो 1 जूल में 10⁻। तो इससे हम लोग निकाल लिए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देख लिए कन्वर्ट करने का हमारा तरीका क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब देखिए, इसमें भी देखना है कि न्यूटन किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो न्यूटन जो है किसका, फोर्स का यूनिट होता है, जो पिछले क्लास में पढ़ा है। और न्यूटन जो है वह MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है, और डाइन जो है CGS सिस्टम में है। तो यहाँ भी MKS से CGS जाना है, MKS से CGS जाना है, तो यहाँ फोर्स का होता है, तो लिखेंगे यहाँ भी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT-2। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, M पर पावर L, L पर पावर B, T। ऐसी समझना है, यहाँ पावर M का A है, यहाँ 1 है तो A बराबर 1, यहाँ पावर L का B है, यहाँ 1 है तो B बराबर 1, यहाँ पावर T का C है या -2 है तो C बराबर -2 आ गया। अब इसको हम लोग को जाना है यहाँ पर फिर MKS to CGS जाना है, MKS to CGS जाना है, MKS से CGS जाना है। तो MKS में मास का होता है किलोग्राम, तो 1 kg, लेंथ का होता है मीटर, तो 1 मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड, तो 1 सेकेंड। फिर CGS में 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर,
और T2 1 सेकेंड, जो समझ गए आप लोग, क्योंकि CGS में मास का यूनिट ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड होता है, टाइम का सेकंड, इसमें केजी मीटर सेकंड होता है। तो ये ले लिए। अब फिर वही फार्मूला जो आप लोग समझ गए, यहाँ n दिया हुआ है आपको, n बराबर दिया हुआ है 1, यहाँ n बराबर 1 दिया हुआ है, तो वही फार्मूला लगाएंगे n1, तो m1 बाई m2 a, l1 बाई l2 b, t1 बाई t2 c, है ना। तो n1 कितना आएगा, तो n1 का वैल्यू देखिए 1 है, m1 तो 1 kg, l2 कितना, m2 कितना है 1 ग्राम, a कितना है सब देखकर लिखते जाइए, l1 कितना है 1 मीटर, t2 l2 कितना है 1 सेंटीमीटर, b कितना है 1, t1 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड -2, है ना, -2 आ गया ना। अब देखिए तो 1, तो 1 kg में 10⁻³ ग्राम, जानते हैं 1000 ग्राम होता है 1 kg में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर। ये सब पढ़ा चुके हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास टाइम में, ये सब हम लोग देखे हैं, जो आप लोग को देखना पड़ेगा उलट कर। तो 1 इंटू ये बचेगा 10⁻³ आई इंटू 10⁻² इंटू 1, चूँकि 1 का कोई भी पावर 1, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये कैंसिल, तो इतना आ गया, तो ये आ गया 10⁵ डाइन। तो आ गया हमको क्या आ गया कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। तो ये हम निकाल लिए कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। तो ये कन्वर्ट कर लिए हम लोग MKS से CGS में, MKS से CGS में, तो ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि अभी कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर हुआ भी हो, नहीं भी हुआ हो, लेकिन 2 क्वेश्चन के साथ ही आज क्लास को हम लोग एंड कर रहे हैं, चूंकि इसका एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन जो है, डायमेंशन का एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 एप्लीकेशन पढ़ना है। जो पहला एप्लीकेशन डिस्कस किया, लेकिन इस एप्लीकेशन अभी अधूरा है, चूंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी क्वेश्चन ही चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन ही चलेगा, चूंकि चारों एप्लीकेशन सिर्फ क्वेश्चन लेकर ही आया है, तो क्वेश्चन ही चलते रहेगा। तो फिर अगले क्लास में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना आप लोग समझ के रखिएगा। इस क्वेश्चन को समझ गए, इस क्वेश्चन को फिर 1-2 बार बनाइएगा। कल और क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन हम अपलोड भी करेंगे कल के क्लास के बाद। कल जैसे ही ये टाइप खत्म होगा, एप्लीकेशन फर्स्ट खत्म होगा, इसका कुछ क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे जो घर पर आप लोग बनाइएगा। अब तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स आ गया, अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम देते रहेंगे जो आप लोग घर पर बनाते रहिए, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं।